सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। पहले ज़्यादातर जो वीडियोस मैंने PYQs की बनाई है वो इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में जब BHU के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही थी तो उसमें कुछ रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस रह गए थे 2021 के। तो आज की वीडियो में हम 2021 में जो BHU के उसमें क्वेश्चंस आए थे रिसर्च मेथडोलॉजी के वो कवर करेंगे। और सिर्फ ये BHU क्या, मतलब हर यूनिवर्सिटी रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन एक जैसे ही देती है ऑलमोस्ट, तो हम कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्लस आपको पता होना चाहिए मैं DU, JNU, BHU, BBAU और IGNU के और क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, और भी क्वेश्चन पेपर है वो भी जल्दी ही सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको PYQs दिख जाएंगे, PYQs के नाम से ही वो प्लेलिस्ट है, वो देख लेना। प्लस एक प्लेलिस्ट आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के नाम से दिख जाएगी, तो वो एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड भी कवर्ड है उसमें, प्लस मेथडोलॉजी भी कवर्ड है। प्लस मैंने आपको मॉक टेस्ट कहाँ से करना है, यूट्यूब वीडियोस वो सब बता रखा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे PhD एंट्रेंस के लिए जो रिसर्च मेथडोलॉजी इस बार आने वाली है ये उनके लिए है, लेकिन इसके अलावा हम ये जो है UGC नेट JRF वालों के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा रिसर्च मेथडोलॉजी के जो पेपर 1 है, ठीक है, हमारा UGC नेट का पेपर 1, उसमें एक यूनिट 2 है। यूनिट 2 का क्या नाम है, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के भी जो क्वेश्चन है वो रिसर्च मेथडोलॉजी जैसे ही होते हैं, मतलब जैसे क्या उसी का पार्ट होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड का ही पार्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी जो है कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और हम तक KBC शुरू करने वाले हैं। सेकेंड आवर KBC क्वेश्चन 1 है हमारा, इफ़ द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस, अगर जो पॉपुलेशन है वो हाइड्रोजीनियस हो। होमोजीनियस क्या होता है, एक जैसी। हेट्रोजीनियस मतलब कि अलग अलग हो पॉपुलेशन, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स विल बी सुटेबल, तो उस केस में कौन सा सैम्पलिंग मेथड या कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, ये आपको याद रखना है। और अगर आ जाए होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में कौन सी होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना है, क्लस्टर होता है होमोजीनियस के लिए, होमो क्लस्टर ऐसे याद रखो। और स्ट्रैटिफाइड के लिए स्ट्रैट हेट्रो, तो आपको ये दिख रहा है RAT, इसमें भी कहीं ना कहीं आर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रैट हेट्रो स्ट्रैट, ठीक है। और क्लस्टर में होमोजीनियस, ठीक है, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप वीडियो पॉज करके हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, क्वार्टर सैम्पलिंग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रेंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये क्या है, सारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। वेरस कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सारी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो एक चार्ट है जिसमें एक तरफ प्रोबेबिलिटी एक सैम्पलिंग के एग्जाम्पल्स है और एक तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल्स है, वो आप याद करना, KVS मैदान में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको अपने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज प्लैटिकुर्टिक, अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपने ये देखा होगा कर्व, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है, एक राइट स्क्वीड होता है, एक प्लैटिक्यूरेट होता है। देन इसका मतलब क्या है, प्लैटिक्यूरेट मतलब इसका मतलब है फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपका कर्व है वो ऐसा ही बनेगा, एकदम फ्लैट बनेगा, ठीक है। आप प्लैटी से कह सकते हो, आपको पता है प्लैटिपस पैरी एक कार्टून में भी आता था, और प्लैटिपस एक जानवर भी होता है। तो प्लैट से क्या, फ्लैट, फ्लैट, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, फ्लैट। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड एज, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज वेरिएबल भी बोलते हैं या मैनिपुलेटिव वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि इस वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको चेंज वेरिएबल भी बोलते हैं। बाकी सबकी आपको एक एक बारी डेफिनेशन पढ़ लेनी है अपनी बुक से, यूनिट 2 KVS मैदान में भी मिल जाएगी। प्लस मैंने आपको एक अलग से बुक बेची है कोठारी की, वो रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर है पूरी बुक, वो भी आप पढ़ के जाना, वो भी काफ़ी अच्छी है। और अगर टाइम नहीं है, अब तो कम टाइम बचा है, तो सिर्फ ये PYQs जो मैं करवा रही हूँ, और या फिर मैंने जो एक रिसर्च मेथडोलॉजी का वीडियो बनाया है कि आपको PYQs कौन से करने चाहिए, यूट्यूब चैनल और मॉक टेस्ट कहाँ से देने चाहिए, तो सिर्फ उतना प्रैक्टिस कर लेना अगर बुक वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन 5, अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विथ सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट and conclude with a universal statement is called,
अब ऐसा ये इंडक्टिव है या डिडक्टिव है? तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है कि हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आके हम कंक्लूड करते हैं और एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट यानी कि हम क्या बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं। पहले हमने कोई सिचुएशन पढ़ा, ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन से जब हम थ्योरी की तरफ आते हैं तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसको हम क्वालिटेटिव रीजनिंग भी बोलते हैं। और डिडक्टिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है। इसमें एक थ्योरी होती है और थ्योरी को हमें प्रूफ करना होता है और फिर कंक्लूजन देना होता है, ठीक है। और ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग और अबनॉर्मल रीजनिंग इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू सर्च फॉर इट। देन क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्निक इन विच एन इंडिविजुअल इज़ प्रेजेंटेड विद अ स्टिमुलस। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें एक इंडिविजुअल को एक स्टिमुलस दिया जाता है। स्टिमुलस यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या प्रभावित करे। सिर्फ एक हंग्री पर्सन है, उसको क्या अट्रैक्ट करेगा, उसके लिए स्टिमुलस है फूड। एक प्यासा आदमी है, उसके लिए क्या है स्टिमुलस, वाटर, ठीक है। एक डॉगी है, डॉग के लिए स्टिमुलस क्या हो सकता है, उसका खाना, पेडिग्री या हड्डी, ठीक है। हड्डी ऐसे बनाते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ ऐसे। तो ये होते हैं स्टिमुलस। तो एक इंडिविजुअल को एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, एंड आस्क्स टू रिस्पॉन्ड विद द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड इज़ नोन एज। और उसको बोला जाए कि आपको ये चीज़ देख के जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो वर्ड बोलना है। ये गेम भी है, आपने खेली भी होगी गेम ऐसी कि मैं जैसे कुछ दिखा दूँगी और आपको बताना है कि इसको देख के आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ठीक है। तो या फिर एक मूवीज़ में गेम खेली जाती है, उसमें कुछ दिखाया नहीं जाता, उसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपको एक वर्ड बोलना होता है। जैसे कुछ कुछ होता है, मैं बोलते कि प्यार, तो प्यार से उसको सबसे पहले याद आता है दोस्ती, या प्यार से उसको याद आता है अंजलि, है ना। तो वैसे ही अब तो ये तो थोड़ा बोरिंग ना बने लेक्चर, इसलिए मैंने ऐसे कहानी बना दिया। और तो ये इसमें हमें कुछ उसको स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं और उसके स्टिमुलस आपकी स्मेल वगैरह भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है स्टिमुलस। तो उसको देख के उसके दिमाग में क्या आता है, तो वो होती है एसोसिएशन टेक्निक्स। क्या होता है एसोसिएशन टेक्निक, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन टेक्निक। कि आपने उस वर्ड जो आपने देखा उससे रिलेटेड आपने कुछ एसोसिएट किया, रिलेट किया और आपने बता दिया। तो सिंपल था ये, तो नहीं पता था तब भी आप थोड़ा कॉमन सेंस से बता सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल। तो एक रिसर्च जर्नल की अच्छी क्वालिटी कैसे पता चलती है, तो उसके इम्पैक्ट फैक्टर से पता चलती है कि अगर उसका जितना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है, अगर वो पीयर रिव्यूड है तो उतना ही अच्छा वो क्या होती है, उसकी क्वालिटी होती है। तो इम्पैक्ट फैक्टर और पीयर रिव्यूड जर्नल होना चाहिए। बाकी तो ये इंडेक्सेस बता रखे हैं। I10 इंडेक्स मतलब जिसमें कम से कम आपने 10 चीज़ों को रेफ़र किया हो या 10 रेफरेंसेस दिए हों, तो वो I10 इंडेक्स होता है, उसका उससे कुछ लेना नहीं होता क्वालिटी से, ठीक है। सो ये आपको पढ़ना है, G इंडेक्स और H इंडेक्स आपको खुद से पढ़ने हैं और पक्का से पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ PYQs में ये आया तो ये नहीं पढ़ना। बाकी के 3 ऑप्शन भी मैंने आपको हमेशा बताया कि बाकी के 3 ऑप्शन भी आपको एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ पढ़ रहे हो और कोई बुक नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ PYQ के बेसिस पे जा रहे हो, तो तीनों ऑप्शन को एनालाइज करो, ना कि सिर्फ सही आंसर को। द वैल्यू ऑफ मिडल पोजिशन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ इज कॉल्ड। तो मिडल पोजिशन जो होती है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़, उसको हम क्या बोलते हैं, तो मिडल पोजीशन को हम मीडियन बोलते हैं। सिंपल, सबसे पहली फर्स्ट वैल्यू होती है मीन, सेकंड हमारी मिडल वैल्यू होती है मीडियन, एम से मीडियन, मीडियन से मिडल, मिडल मीडियन मिडल मिडल मीडियल मिडन, सॉरी क्या ही बोल रही हूँ मैं। देन मोड हमारी लास्ट वैल्यू होती है, तो मीन मीडियन मोड, तो मिडल वैल्यू क्या हो गई हमारी मीडियन। व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। अब इतने से क्वेश्चन आएंगे तो यार हम कर ही लेंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। वो हर स्टेज या जहाँ पे आपको फ्रेमवर्क वर्ड दिख जाए, भी फ्रेमवर्क वर्ड आए, इसका मतलब आपको रिसर्च डिज़ाइन से उस स्टेटमेंट को मैच करना है। ये तो उसका हो गया ट्रिक कि फ्रेमवर्क जहाँ पे वर्ड है मतलब रिसर्च डिज़ाइन की ही बात हो रही है। अब इसको समझ भी लेते हैं, मतलब कि क्या, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा डिज़ाइन या फ्रेमवर्क क्रिएट करते हो रिसर्च करते टाइम या रिसर्च पेपर बनाते टाइम, तो हर स्टेज पे आपको डाटा को कलेक्ट करना होता है। उस जो डाटा कलेक्ट किया है उसको आपको एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च डिज़ाइन, जो कि इस क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट में भी मेंशन है, ठीक है। एक तरीके से हमारी रिसर्च का ढांचा, ब्लूप्रिंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज टू कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल इन रिसर्च। अगर हमारी रिसर्च कोई हम कर रहे हैं, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं मान लो, तो कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमेशा होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारी रिसर्च को अफेक्ट कर देते हैं। शायद हमने उस वेरिएबल के बारे में सोचा नहीं था कि हाँ ये चीज़ हमको हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर सकती है, पर वो एक्स्ट्रा थी और वो आ जाती है हमारे उसमें ड्यू टू एनी नेचुरल कंडीशंस, ठीक है, और आर्टिफिशियल कंडीशंस फॉर दैट मैटर।
सो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं कि जिस टेक्निक से हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को कंट्रोल कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं रैंडमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रैंडमाइजेशन। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना कि जो एक्स्ट्रा है वो रैंडम है, रैंडम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा रैंडमाइजेशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क अंडर यूजीसी? तो यूजीसी के अंडर कौन सा लाइब्रेरी नेटवर्क या इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क आता है? तो इनफ्लिप नेट इज़ द लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म ही है INF से इंफॉर्मेशन, LIB से लाइब्रेरी एंड NET से नेट। नेट से मतलब नेटवर्क, तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है। 12. Among the following widely used method for extracting factors is, तो जब हमें कोई भी जो फैक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, ठीक है, सो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रमुख घटक विश्लेषण। निम्नलिखित में से कारकों को निकालने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। वाओ, मैंने कितनी अच्छी हिंदी बोली ना। सो प्रिंसिपल कंटेंट एनालिसिस इज़ द मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वो हमारे फैक्टर्स को बाहर निकाल सकते हैं। अरे हाँ, अच्छी ट्रिक याद आ गई वैसे इसको याद करवाने के लिए कि एक्सट्रैक्ट करना मतलब बाहर निकालना। तो अगर आप मान लो स्कूल में हो और स्कूल एक फैक्टर है, ठीक है, उस और आपको स्कूल में से कौन बाहर निकाल सकता है? टीचर नहीं, टीचर कंप्लेंट कर सकती है, सिर्फ प्रिंसिपल है जो वो आपको निकाल सकता है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है इस एक्सट्रैक्टिंग फैक्टर के लिए काम आता है। तो ये हो गई हमारी छोटी सी ट्रिक। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते या आ भी सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से तो नहीं देखे हैं। सो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में बस आपको ये ग्राफ पढ़ के इसके बेसिस पे आंसर देना होता है, तो इस ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आप आराम से कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ रिसर्च शुड कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिपेयर गुड रिसर्च प्रपोजल। अगर हमें एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो एक रिसर्चर को क्या चीज़ कंसिडर करनी चाहिए? तो उसको रिसर्च क्वेश्चन शुड बी नोवल, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन हमारा जो सेंट्रल क्वेश्चन होता है उसी के ऊपर हमारा पूरा बेसिस टिका होता है रिसर्च का, कि हमें यही रिसर्च करनी है जो हमारा क्वेश्चन है। फिर उसी को हम हाइपोथेसिस में लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, उसी को हम हाइपोथेसिस में लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। तो वो दैट्स वाई रिसर्च, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्चर को रिसर्च क्वेश्चन कंसिडर करना चाहिए गुड रिसर्च प्रपोजल लिखते टाइम। और गुड रिसर्च प्रपोजल से मुझे याद आया कि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाउ टू मेक अ गुड रिसर्च प्रपोजल। उसमें मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल पूरा दिखाया है कि पहले क्या है, उसके बाद क्या लिखना होता है, किस फॉर्मेट में, अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, सब कुछ, तो वो देख लेना आप। और रिसर्च क्वेश्चन शुड बी नोवल। सेकंड, रिसर्च प्रोटोकॉल शुड बी एथिकल एंड रिलेवेंट। ऑब्वियसली एथिकल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, हमें जो भी ले रहे हैं उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। सी, रिसर्च क्वेश्चन शुड बी इंटरेस्टिंग एंड फीजिबल। रिसर्च क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, यानी कि दिलचस्प और व्यवहार्य होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग ना भी हो तो फिजिबल होना चाहिए, इसलिए ये भी करेक्ट है। रिसर्च शुड कंसिडर ओनली हिज और ओन इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। तो एक रिसर्चर को सिर्फ अपना ही बेनिफिट देखना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, दूसरों के बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए। तो क्या ये गुड रिसर्च प्रपोजल होगा कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचेगा? तो ये तो अनएथिकल है ना। तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर ABC इज़ द राइट आंसर। और डी ये सब में था, तो हमने एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे इसका आंसर। P वैल्यू स्टैंड्स फॉर, तो P वैल्यू स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी वैल्यू। इजी क्वेश्चन, याद रखना आपसे, अगर आपको नहीं भी पता तो P वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू को बोलते हैं। बेसिक रिसर्च इज़, बेसिक रिसर्च क्या होता है? ऐसी रिसर्च जो कि हमारी करंट नॉलेज को एक्सपेंड करे। ठीक है, बेसिक रिसर्च क्या होती है? फंडामेंटल रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, तो फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम ये भी याद रखना। तो हमारी करंट जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जब हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में और चीज़ें ऐड करते हैं तो वो हमारी होती है बेसिक रिसर्च, यानी कि हमारी करंट नॉलेज को एक्सपैंड करना। इन ऑर्डर टू परस्यू रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रायरली रिक्वायर्ड। तो रिसर्च को जब हम परस्यू करते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे। तो हमें सबसे पहले हमारा रिसर्च क्वेश्चन बनाना होता है। अगर आपने कभी रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा तो आप सबसे पहले ये सोचते हो मैं रिसर्च किस पे करूँ। जब आप सोचते हो कि मैं किस पे रिसर्च करूँ तो आप अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाते हो, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हो, और उसका आंसर देने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप पूरी की पूरी रिसर्च कर डालते हो। तो सबसे पहले याद रखो, आप सबसे पहले क्वेश्चन बनाओगे, फिर उसका आंसर ही आपका रिसर्च प्रपोजल होगा।
तो ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए। आर स्क्वायर पहले भी आ चुका है काफ़ी बार, पिछले जो मैंने PYQs करा रही थी आपको, उसमें तो चलो PY 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन में कई कई पॉलिटिकल साइंस के, बीच में रिसर्च मेथडोलॉजी आ जाता था, फिर पॉलिटिकल साइंस भी बीच में कई रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन। तो उसकी वीडियो तो मैंने अलग से नहीं बनाई, पोल साइंस की जो PYQs कराए हैं उसी के अंडर है ये, ठीक है। तो अगर आपको देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, पोल साइंस के क्वेश्चन स्किप कर देना और रिसर्च मेथडोलॉजी के देख लेना। तो आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? आर स्क्वायर को हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन पहले भी आया था, अलग कॉन्टेक्स्ट में आया था कि आर स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी या फिर उसका 1 और 0 का क्या वैल्यू होता है उसमें, ठीक है। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। ऑल्टरनेट आर स्क्वायर क्या होता है ये भी पूछा गया था, तो मैंने वो करवा दिया था आपको। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो हमारा जो आर स्क्वायर है वो डिटर्मिनेशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, ऐसे याद रखो। द स्टडी डिज़ाइन ऑफ कलेक्टिंग डाटा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड, जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डाटा को कलेक्ट करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का कीवर्ड क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखा हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पॉइंट ऑफ टाइम वर्ड का इस्तेमाल होता है। कोहॉर्ट स्टडी में हम डिस्कवरी वगैरह करते हैं और ट्रेंड स्टडी में जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही है करंट अफेयर्स की, वो स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ रिजेक्शन रीजन फॉर अ टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट हमने किया है, ठीक है, और उसको हमने कंपेयर किया है वन टेल टेस्ट के साथ, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ रिजेक्शन रहेगा उनके बीच में, ठीक है, फॉर द सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब टू टेल्स टेस्ट में भी एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव होगा और वन टेल टेस्ट में भी एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम अचीव करेंगे, राइट। दोनों में ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव करेंगे। तो एक पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, तो वो क्या होगा? जिस पॉइंट पे सेम होगा वो छोटा होगा, सेम होगा या बड़ा होगा? तो क्या होगा? स्मॉलर, सेम और लार्जर, या फिर 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉलर होगा। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है और वन टेल टू टेल टेस्ट आप कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में देख सकते हो। ओके देन हाँ, व्हाट इज अ गुड थीसिस इन्वॉल्व? एक अच्छा जो थीसिस है, गुड थीसिस, क्या जो हम PhD के बाद थीसिस सबमिट करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग पंचुएशन एज वेल एज ग्रामेटिकल एरर टू अ मिनिमल लेवल। तो सही बात है, एक अच्छा थीसिस तभी बनेगा ना जब आपका थोड़े ग्रामेटिकल एरर कम होंगे, लोगों को वो समझ आएगा। करेक्ट रेफरेंस साइटेशन भी सही होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इन द वे ऑफ थीसिस राइटिंग, तो आप जब थीसिस लिखने बैठते हो तो ऐसे नहीं कि आपने आज लिखा फिर एक हफ्ता छोड़ दिया फिर रिसर्च कर रहे हो, नहीं, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार आपको एक स्टडी रखनी पड़ती है थीसिस लिखते टाइम जो। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द थ्री। तो अब ऑल ऑफ द थ्री क्या है? ABC, ठीक है। तो इसमें जो NTA था उसने दोनों ही ऑप्शन करेक्ट माने थे क्योंकि इसमें D ऑप्शन था नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ABCD भी दे रखा है और ABC भी दे रखा है, सो दैट्स वाई AB दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। मतलब हमें इस ऑप्शन पे नहीं जाना, हमें ये पता होना चाहिए ना कि सारा चलो ठीक है भाई, तीनों ऑप्शन सही है, हमने ये पता लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 22, अ रिसर्चर हैज़ एडमिनिस्टर्ड सम ड्रग फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ फॉर 4 वीक्स in a group and measured pre and post data for blood glucose level. Which statistical tool will be used to analyze data? तो सिंपल सा इसमें बोला है, एक रिसर्चर था, उसने एक ड्रग प्रिपेयर किया था डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो उसने 4 हफ्तों तक वो टेस्ट किया उनके ऊपर और ड्रग्स वो मतलब उसका यूज़ करके देखा, ड्रग यानी कि या वो मेडिसिन, ठीक है। सो पहले उसने ना पहले से एक डाटा रिकॉर्ड कर लिया था अपने पास वो ड्रग्स देने से पहले, और 4 वीक बाद उसने फिर एक और डाटा रिकॉर्ड किया कि इनके बॉडीज़ में क्या चेंजेस आए इस ड्रग का इस्तेमाल करने के बाद, और पहले क्या था और बाद में क्या हुआ 4 हफ्ते बाद। तो इन दोनों डाटा को उसने कंपेयर किया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? 2 पॉपुलेशन मीन है और उस 2 पॉपुलेशन मीन होते हैं इसमें, और हम 2 सैम्पल्स को कंपेयर करते हैं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम 2 सैम्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं यानी कि सैम्पल 1 और सैम्पल 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में कौन सा टेस्ट लगता है? पेयर्ड T टेस्ट लगता है। और बाकी काई स्क्वायर्ड इंडिपेंडेंट टेस्ट और एनोवा टेस्ट आपको खुद पढ़ने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर रिसर्च? तो फॉल्स पूछा है कि क्या सही नहीं है। तो अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स। तो जो अप्लाइड रिसर्च है वो हम थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो गलत है, थियोरिटिकल नहीं होती, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। द बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, सही बात है। अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज टेस्टेड फॉर इट्स वैलिडिटी, सही बात है, हाइपोथेसिस का हम टेस्ट करते हैं। देन रिसर्च डिज़ाइन इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लान फॉर रिसर्च स्टडी। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एक लॉजिकल और एक सिस्टमैटिक प्लान होता है
रिसर्च स्टडी के लिए। मीन मीडियन मोड क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इजी क्वेश्चन, बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है। और हाँ चलो इस ये तो इजी था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, एमएमएम। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं वो याद करो। मेजर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी लेकिन होती है ना, तो उसमें मेजर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी होते हैं अलग से। सैम्पलिंग मेथड्स आपको पता होने चाहिए। तो ये तीन चीज़ें आपको अलग से, अभी जैसे क्वेश्चन चल रहा है वीडियो पॉज करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो, एक नोटबुक लेकर बैठो, पेन पेपर पे ये तीनों चीज़ें लिख लो। ठीक है, तो अगली इस बार इससे क्वेश्चन आया, हो सकता है अगली बार इन तीनों में से किसी से क्वेश्चन पूछ ले। द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एच इंडेक्स। एच इंडेक्स इज लार्जेस्ट नंबर एच सच दैट एच पब्लिकेशंस हैव एटलीस्ट एच साइटेशन। ठीक है, एच इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर एच, एक कोई नंबर है एच, ठीक है, इस तरीके से वो नंबर है कि एच पब्लिकेशन का वो नंबर है, हैव एटलीस्ट एच साइटेशन। एच साइटेशन मतलब एटलीस्ट एच नंबर ऑफ साइटेशंस, यानी कि 10 साइटेशंस हो, 9 हो, कोई किसी में 12 साइटेशन आइडियल मानी जाती है, तो वो होता है हमारा एच इंडेक्स। ठीक है, वैसे आपको आई इंडेक्स वगैरह भी पढ़ने हैं। देन रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत बारी बताया, टाइप 1 और टाइप 2 एरर के लिए मैंने बेस्ट टेक्निक बताई थी कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक मासूम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है वो आप जाके शॉर्ट्स में देखो, शॉर्ट्स में, रिसेंट शॉर्ट्स में आपको दिख जाएगा टाइप 1 टाइप 2 एरर के बीच का डिफरेंस। तो ये क्या है? रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, मतलब वो सच था और हमने उसको झूठ मान लिया। ठीक है, तो हम सच को अगर सत्य को अगर हम झूठ मान ले तो वो टाइप 1 एरर है, जो कि ज़्यादा बड़ा एरर माना जाता है टाइप 2 से। ठीक है, तो टाइप 2 और टाइप 1 में से कौन सा एरर बड़ा होता है? टाइप 1 एरर ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि हम उसमें एक इनोसेंट को फांसी दे देते हैं। ठीक है, गुनहगार छूट जाता है तो ठीक है, लेकिन इनोसेंट को फांसी हो गई तो टाइप 1 एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल? तो स्कोपस इज नॉट अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, जोटेरो एंड नोट मेंडले, ये तीन आप याद रख लो, इसको मारो गोली। स्कोपस इंडेक्स होता है, तो स्कोपस इंडेक्स होता है, राइट। तो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल के लिए रेफरेंस मैनेजमेंट टूल कौन कौन से होते हैं? तो ये एंड नोट इज़ अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, मेंडले एंड जोथीरो, जोथीरो एंड नोट मेंडले, जोथीरो एंड नोट मेंडले। तो मैं अभी आपके साथ साथ याद कर रही हूँ, मेरे साथ आप भी याद कर लो, जोथीरो मेंडले। तो ZEM, या और क्या लिख सकते हैं इसको, EZM, EZM ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साउंड कर रहा है। तो जेम, या तो जेम भी अच्छा है यार, एक साथ बोलेंगे तो जेम या EZM, तो जेम सही रखते हैं। चलो जेम रखते हैं इसका आंसर, कि रेफरेंस मैनेजमेंट टूल जब भी पूछे जाए, मतलब RMT पूछाता है तो RMT से हमें जेम याद आना चाहिए। रिसर्च मैनेजमेंट टूल के लिए, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल के लिए, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल के लिए हम जेम याद रखना है, कि हम जेम को रेफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे बंदे को। कि जेम खाते हो आप, जेम तो सभी खाते होगे, ये वाली जेम्स, तो आप ये जेम्स किसको दे रहे हो? आप रेफरेंस दे रहे हो जेम्स का अपने फ्रेंड को, जेम्स का रेफरेंस हम अपने फ्रेंड को दे रहे थे। बहुत गुच्चड़ मुच्चड़ हो गया। ठीक है, सिर्फ ये रहा, ये 2 वर्ड यहाँ पे रखते हैं हम। ये मैंने अभी भी ट्रिक बना ली एक पढ़ाते पढ़ाते। जेम का रेफरेंस, यानी कि हम जेम्स का रेफरेंस अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, तो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल जेम हो गया, जोटेरो एंड नोट और मेंडले। और स्कोपस की भी डेफिनेशन याद कर लेना। ओपन एंडेड ग्रुप डिस्कशन दैट प्रमोट डिस्कशन अमंग पार्टिसिपेंट्स इज कॉल्ड। तो जब ओपन एंडेड ग्रुप डिस्कशन होती है जिससे पार्टिसिपेंट्स में आपस में डिस्कशन प्रमोट होती है, तो उसको हम फोकस ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन इज एन ओपन एंडेड डिस्ट्रक्शन बोल रही हूँ, डिस्कशन, सॉरी। इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल रो हेडिंग्स आर रिफर्ड टू एज। तो स्टैटिस्टिकल टेबल में रो हेडिंग्स क्या होती हैं? रो हेडिंग्स मतलब होता है स्टब्स। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, स्टब्स होती हैं। स्टब्स कैप्शन पता होगा, बॉडी सोर्स नोट आपको पता ही होगा, तो ये नया वर्ड आपके लिए होगा अगर आपने पहली बार सुना है। तो स्टब्स, तो जैसे टब में बैठ के आप नहाते हो, टब, तो टब में एक रो, ऐसा मान लो कि आपके टब के अंदर रोज़ बनी हुई हैं, ऐसे 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 डिज़ाइनर टब है। और उसके अलावा हाँ, पिछले क्वेश्चन में आप ये सब ये याद रख लेना, इन डेप्थ डिस्कशन क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, क्योंकि बाकी PYQs में आ रखे हैं ऑलरेडी। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में जैसे क्वेश्चन आप पहले से डिसाइड करके आते हो, और वो क्वेश्चन आप ऑर्डर में पूछते हो, कि पहले ये क्वेश्चन पूछना है, फिर ये पूछना है, फिर ये, आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं करते।
ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू। वैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनका मतलब पार्टिसिपेटिव अप्रोच रहती है उसको, उसमें हम सबको इंक्लूड करते हैं। तो वैसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द ग्राउंडेड थ्योरी डाटा। तो ग्राउंडेड थ्योरी में पहली स्टेज क्या होती है? ओपन कोडिंग। ठीक है, क्या होती है पहली स्टेज ग्राउंडेड थ्योरी डाटा एनालिसिस में? कोडिंग को ओपन करना। अब आपको फर्स्ट स्टेज पूछ ली, वैसे आप याद रखो लास्ट स्टेज क्या होती है। ठीक है, और उसके बीच की स्टेजेस भी, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि ओपन कोडिंग के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा। इसका चार्ट भी मैं आपको अवेलेबल करा देती हूँ, यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख जाएगा। तो सबसे पहले आता है डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन के बाद हमारी आती है ओपन कोडिंग। ठीक है, तो अब इसमें डाटा कलेक्शन तो मेंशन है नहीं इन चार ऑप्शन में, तो डाटा कलेक्शन के बाद सबसे पहली स्टेज जो होती है वो ओपन कोडिंग की होती है। तो ओपन कोडिंग मेंशन था, तो इसलिए इसका आंसर ओपन कोडिंग था। ठीक है, फिर ओपन कोडिंग के बाद हमारा आता है एक्सियल कोडिंग, AXIAL, एक्सियल कोडिंग। एक्सियल कोडिंग के बाद हमारी आती है सिलेक्टिव कोडिंग। तो ये है इसका स्टेजेस। तो आपको ऐसे याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज वैसे डाटा कलेक्शन की होती है, लेकिन इसमें डाटा कलेक्शन मेंशन नहीं है, तो ओपन कोडिंग। ओपन कोड ओपन करने के बाद हम एक्सियल कोडिंग करते हैं, और एक्सियल कोडिंग के बाद हम सिलेक्टिव कोडिंग करते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि क्या हमें चूज़ करना है, चॉइस बनानी है। ठीक है, तो ये आप याद रखो। और उसके बाद कोड्स के बाद हमारी, अभी तो कोडिंग की हो गई, कोड्स के बाद हमारे आती है कैटेगरीज। कैटेगरीज के बाद जाके हमारे बनते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो CCC का भी ये चीज़ याद रखना, कोड्स, कोड्स के बाद कैटेगरीज, कैटेगरी के बाद लास्ट में कॉन्सेप्ट्स। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक सेकेंड, इज़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो इनमें से क्या है जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है? तो कलर ऑफ हेयर। ठीक है, बालों का रंग क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर आता है, क्योंकि इसको हम नाप नहीं सकते, इसमें सिर्फ ओपिनियन व्यूज़ दे सकते हैं, मेजरेबल नहीं है। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव है। बॉडी हाइट, बॉडी वेट मेजरेबल है, इसलिए क्वांटिटेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी of the effects of time spent on a studying on a grade, time spent studying would be the, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो रही है किस चीज़ की, कि जो बच्चा जितना टाइम पढ़ने पढ़ाई में देता है, एक बच्चा है 3-4 घंटे देता है पढ़ता है, और एक घंटा 6-7, एक बच्चा 6-7 घंटे पढ़ता है। ठीक है, और उस हिसाब से उसके ग्रेड्स कितने आते हैं। तो जो 3-4 घंटे पढ़ता है उसके ग्रेड क्या आते हैं, और जो 6-7 घंटे पढ़ता है उसको एग्ज़ाम में कैसे ग्रेड लेकर आता है। ठीक है, तो टाइम जो है हम पढ़ने के लिए जितना टाइम हम दे रहे हैं वो क्या है इसमें, टाइम स्पेंट ऑन स्टडिंग ऑन ग्रेड। तो जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, कंट्रोल है या एक्सपेरिमेंटल है? तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई टाइम इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम ग्रेड को नहीं बदल सकते, ग्रेड तो जो आए हैं उसके रिजल्ट आया है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम उसका ग्रेड बदल सकते हैं तब जब हम इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें या कम कर दें। ठीक है, वैसे तो टाइम का पढ़ाई से लेना देना नहीं होता। अगर आप 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हो और 6-7 घंटे आप पढ़ रहे हो लेकिन विद डिस्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना 3-4 घंटे में आपने एकदम फोकस के साथ पढ़ा। ठीक है, सो वो भी होता है, बट अभी तो हम, ये तो एग्जाम्पल था और हमें आंसर देना था, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या फ़र्क होता है। जैसे जो प्लांट है, एक और एग्जांपल दे देती हूँ। प्लांट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उसमें जो वाटर है, हम उसको जो पानी दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सनलाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं? वो धूप में जो प्लांट पड़ा है उसको उठा के शैडो में रख दो। ठीक है, या पानी आप ज़्यादा दे रहे थे, पानी कम देना शुरू कर दो। अब प्लांट तो वही है, प्लांट तो नहीं बदलेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं बदल सकते हैं। वैसे यहाँ पे टाइम जो है बदल सकता है, लेकिन ग्रेड्स को पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है। या फिर रैंडम एरर कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड बाय, तो रैंडम एरर किससे हैंडल कर सकते हैं हम? एडुकेट सैम्पल साइज। तो आपको एक उपयुक्त नमूना आकार लेना है, उपयुक्त सैम्पल साइज़ लेना है, और तब आप रैंडम एरर को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हो। अगर आपके स्टडी में कोई एरर आ गया है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो? एक सैम्पल साइज़, एक अच्छा सैम्पल साइज़ लेकर। ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा कम। 34. The difference between the expected value of a sample statistics and the estimated value of parameter. तो
पैरामीटर मैंने आपको बताया था, पैरामीटर पॉपुलेशन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया था सैंपल होता है, राइट। तो पिछले एक ये PYQ में आया था कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो पैरामीटर पॉपुलेशन PP और SS मतलब सैंपल। तो एक हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या थी और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया ऐसा होगा और जो हमने एस्टिमेट किया पैरामीटर की वैल्यू कि हम इतना पॉपुलेशन साइज लेंगे, पैरामीटर लेंगे, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया माइनस करके मतलब, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बायसनेस, ठीक है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन। बायस बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, रिसर्च में बायस वर्ड आता है, तो बायस याद रखना। 35 what is the appropriate measure of dispersion to report when median is reported as the measure of central tendency for a given set of data। तो एक डाटा सेट गिवन है, ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको पता है क्या होता है, मीन मीडियन मोड। अभी पीछे हट के पढ़े हैं, मतलब पढ़ के हटे हैं, क्या ही कुछ भी बोल रही हूँ मैं आज। व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू रिपोर्ट व्हेन मीडियन इज रिपोर्टेड एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हमारा जो मीडियन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा मीडियन आया है, ठीक है, और उसका हमें एप्रोप्रिएट मेजर पता लगाना है डिस्पर्जन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, उस एप्रोप्रिएट मेजर को हम बोलेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इसको आप रट्टा ही मार सकते हो, ऐसा कुछ समझने वाला तो है नहीं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का आप डेफिनेशन एक बार सर्च कर सकते हो। बाकी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट वेरिएंस और वेरिएंस, ये तो कॉमन टर्म्स है जो हमेशा यूज़ होती हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज बहुत रेयर यूज़ होता है, तो आप ये इसके बारे में सर्च कर सकते हो। और यह सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन में बता ही दिया है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। मतलब ऐसी रेंज जहाँ पे मीडियन को एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रखा जाता है फॉर अ गिवन सेट ऑफ डाटा, और ये डिस्पर्जन वैल्यू होती है, उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। बस यहीं से इसका आंसर है और यहीं पे इसकी डेफिनेशन। स्टडी द फॉलोइंग गिवन ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन है, ईजी है। वाई रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज नीडेड। मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो आप करते हो, अलग अलग बुक्स, आर्टिकल, जर्नल्स पढ़ते हो अपने रिसर्च करते टाइम, वो ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आप रिसर्च गैप का पता लगा सको, ठीक है। रिसर्च गैप का पता कैसे लगा सकते हो, तो फाइंड आउट व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही है कि रिसर्च गैप का पता लगाना, कि जो पहले स्टडी हो चुकी है और जो मैं स्टडी करने वाला हूँ या वाली हूँ, उसमें क्या अंतर है, कि ऐसा क्या रह गया है जो अभी तक स्टडी नहीं हुई है, या जो ऑलरेडी नोन है। तो अगर वो पहले से स्टडी हो चुकी है तो हम नहीं करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले से हो रखी है, हमें बुक्स, जर्नल्स, उन सब से रिलेटेड आर्टिकल्स, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। और फिर एक हम रिसर्च गैप निकालेंगे कि अच्छा इसने इस मुद्दे पे फोकस नहीं किया, तो चलो मैं इस मुद्दे पे फोकस करती हूँ और रिसर्च करती हूँ। 38 द एबिलिटी ऑफ अ टूल टू करेक्टली मेजर व्हाट इज़ सपोज टू मेजर। तो एक टूल की एबिलिटी होती है कि वो मेजर कर सके जो वो मेजर करना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। तो ये वैलिडिटी का सिंपल सा डेफिनेशन था, ठीक है, वो भी याद रखना है आपको। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी का डेफिनेशन याद रखना है। वैसे वैलिडिटी इज़ अ टाइप ऑफ एक्यूरेसी ओनली एंड रिलायबिलिटी इज़ अ टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी ओनली। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी विल नॉट बी द करेक्ट वर्ड, इंस्टेड, क्योंकि हम रिसर्च मेथडोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथडोलॉजी में जो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ होती हैं, वो हमें लेकर चलना होती है आंसर के लिए। तो वैसे तो वैलिडिटी हमारी एक्यूरेसी होती है, पर यहाँ पे इस कॉल्ड पूछा है तो हमें रिसर्च मेथडोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं तो वैलिडिटी होगा। और वैसे अगर इसका आंसर रिलायबिलिटी होता है तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, तो हम रिलायबिलिटी मार्क करते हैं। तो जो आप मेजर करना चाहते थे वो आपने मेजर किया करेक्टली, उसको हम बोलेंगे वैलिडिटी। मैनिपुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, और मैनिपुलेशन किस में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही ऐसी है इन चारों में से जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड वेरिएबल भी करने पड़ते हैं, सब कुछ, को फाउंडिंग वेरिएबल्स भी होते हैं। अ रिसर्च टूल कंसिस्ट, एक सेकेंड, ओके, क्वेश्चन 40, रिसर्च टूल कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज क्वेश्चनएयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चनएयर में बहुत सारी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सो ये हो गया हमारा पहला PDF ख़त्म। अब यहाँ से जो है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब चलते हैं दूसरी PDF की तरफ 2021 की, जो कि जिसमें हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी के PYQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस PDF का है, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेफरेंसिंग स्टाइल। तो APA स्टाइल, MLA स्टाइल, शिकागो,
ये सब क्या होते हैं, हमारे रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं। जब आप वर्ड MS वर्ड आपने जब यूज़ किया होगा, और अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि हाउ टू राइट बिब्लियोग्राफी, तो उसमें मैंने आपको हर तरीके का स्टाइल दिखाया भी हुआ है कि किस में कैसे बिब्लियोग्राफी होती है, किस में कैसे रेफरेंसेस डालने होते हैं, टाइप रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हो। तो शिकागो होता है, AP होता है, वैंकूवर भी होता है। वैंकूवर में क्या होता है, जैसे APS स्टाइल में तो ऑथर का नाम ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, वैंकूवर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होता। ये कैसे होता है, जिसका नाम आप पहले साइटेशन में डालोगे उसका ही नाम सबसे पहले आता है। या आप जब आप टेक्स्ट लिख रहे थे, आपने इंटेक्स साइटेशन किया होगा, तो जिसका नाम आपने इंटेक्स साइटेशन में सबसे पहले डाला वो रेफरेंसेस में भी सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है इसमें वैंकूवर में। और अच्छा हाँ, फोर्थ ऑप्शन तो देखा ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन था इंडेक्स मेडिकस, तो इसमें पूछा था नॉट। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं। इंडेक्स मेडिकस कोई रेफरेंस स्टाइल नहीं होता, इनफैक्ट ये तो इसमें काफ़ी सारे जर्नल्स होते हैं, लिस्ट ऑफ जर्नल्स और आर्टिकल्स मेंशन होते हैं इस इंडेक्स में। ठीक है, रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं रैंडमली आपने क्लिनिकल ट्रायल किया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है कि इट इज़ नेसेसरी दैट द हाइपोथेसिस मस्ट नेवर बी कैपेबल ऑफ बीइंग बीइंग प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। तो ये तो बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि या तो हम उसे प्रूव कर सकें या तो डिसप्रूव कर सकें, तो ये तो गलत हो गया। बाकी सही थे कि इन एम्पेरिकल रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो ये मैं आपको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाइपोथेसिस का बनाना किस में कंपलसरी है और किस में नहीं। तो जो एम्पेरिकल रिसर्च होती है, मतलब हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, उसमें हाइपोथेसिस बनाना ज़रूरी होता है। क्वांटिटेटिव यानी कि क्या, डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव यानी कि क्या, आप एक थ्योरी है आपके पास ऑलरेडी और आप उसको प्रूव कर रहे हो या डिसअप्रूव कर रहे हो। तो आप जब थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव करते हो तो एक हाइपोथेसिस बनाते हो पहले से, कि आपके माइंड में कुछ अजम्पशन होता है। तो ऐसे याद करो, कनेक्ट द डॉट्स एंड यू शुड रिमेंबर दैट इट इज़ अ डिडक्टिव अप्रोच, देयरफॉर इन डिडक्टिव अप्रोच हाइपोथेसिस इज मस्ट नीडेड इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में भी हाइपोथेसिस बन सकता है पर वो कंपलसरी नहीं होता। डिडक्टिव में हाइपोथेसिस बनाना, एम्पेरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी होता है। थर्ड क्वेश्चन, हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ राइट डायरेक्शन टू अ रिसर्च, सही बात है। अ गुड हाइपोथेसिस इज जनरली सिंपल, एक अच्छा हाइपोथेसिस वही होता है जो सिंपल हो, जहाँ उसको हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च जनरल, तो ये पहले भी आ चुका है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लिया। इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्च जर्नल की क्वालिटी को बताता है, पीयर रिव्यूड भी उसकी क्वालिटी को ही बताता है। फील्ड स्टडी इज़ रिलेटेड टू, फील्ड स्टडी किससे रिलेटेड होती है, रियल लाइफ सिचुएशन से। फील्ड वर्क सबको पता ही है, फील्ड वर्क आप कहाँ करते हो, रियलिटी चेक मिलता है जहाँ पे आपको, राइट। रियल लाइफ सिचुएशंस में ही होती है फील्ड स्टडी। व्हेन द डाटा सेट कंटेन्स टू मैनी एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम होता है यहाँ पे हो या फिर एकदम यहाँ पे बीच की वैल्यूज़ नहीं होती है, 0 हो या फिर 1 हो। तो ये जब बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत सारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आएँ, द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एवरेज वैल्यू इज़, तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेड एवरेज वैल्यू क्या होगी, मीडियन होगी, मिडल टर्म होगी हमारी, राइट। अब इतनी सारी हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो हम इतनी सारे में से बीच वाली ले लेंगे सबसे, तो वो वर्ड अप्रोप्रिएट मानी जाती है। तो मीडियन जो है सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव एवरेज वैल्यू होती है। नेक्स्ट सो क्वेश्चन नंबर 7, अनोवा इज़ यूज टू कैलकुलेट। अनोवा होता है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखो, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी अगर इजी क्वेश्चन पेपर आए तो। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज़ यूज टू कैलकुलेट, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है क्या कैलकुलेट करता है, डिफरेंस को कैलकुलेट करता है अमॉन्ग मोर देन 2 ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। तो ये इसमें वन वे अनोवा भी होता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, डाटा के 3 और मोर ग्रुप्स ऑफ डाटा होता है, और उसमें हम इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए यूज़ करते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन। किसके बारे में होती है उसमें, रिलेशनशिप होता है किसके बीच का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का। तो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं और डाटा को हम 3 या 3 से ज़्यादा में डिवाइड करते हैं। तो ये होता है वन वे एनोवा, ठीक है। और वैसे क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम वेरिएंस डाटा को सेपरेट करते हैं इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स टू यूज़ फॉर एडिशनल टेस्ट, ताकि हम एडिशनल टेस्ट कर सकें।
क्वेश्चन 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सर्वे मेथड तो क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होता है, केस स्टडी, डिस्कोर्स एनालिसिस और थीमेटिक एनालिसिस जो हमारा होता है क्वालिटेटिव होता है। इजी क्वेश्चन था। इन विच काइंड ऑफ रिसर्च एनालिसिस ऑफ डाटा इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्ट करते टाइम एनालिसिस ऑफ डाटा किस में यूज़ होता है कि डाटा को एनालाइज करना पड़ता है। तो क्वालिटेटिव में ऑब्वियसली क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डाटा एनालिसिस करते हैं। वेट इज़ टू डैश स्केल ऑफ मेजरमेंट एज पॉलिटिकल एफिलिएशन इज़ टू डैश स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो वेट कौन सा स्केल है? वेट है हमारा रेशियो स्केल। देन पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है? हमारी नॉमिनल स्केल है जो कि क्वालिटेटिव भी मानी जाती है। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इन सब के और इंटरवल स्केल, इन सब के एग्जाम्पल्स याद कर लेना। हाइट, वेट, ये सब रेशियो स्केल में आते हैं। नॉमिनल स्केल में पॉलिटिकल एफिलिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आते हैं। ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट मीन्स, रिलायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब सेम रिजल्ट आए, रिपीटेड कंसिस्टेंसी हो मतलब आपके रिजल्ट में, कि हर बार आप वो जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट कर रहे हो और आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो वो होती है आपकी रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी हमारी एक्यूरेसी से रिलेटेड होती है। हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च, ये मैंने क्वेश्चन अपनी क्विज या पोल में भी डाला था, तो इसका करेक्ट आंसर था बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव ही होते हैं जो कि हमारे रिसर्च की डेप्थ बताते हैं कि कितनी गहराई में हम रिसर्च करेंगे। तो ये आ गया हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन, अवॉइड दैट। व्हाट डज इट मीन टू ऑपरेशनलाइज अ वेरिएबल फॉर एम्पेरिकल रिसर्च। ग्राफ वाले क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ओके, PDF में भेज दूंगी। व्हाट डज इट मीन टू ऑपरेशनलाइज अ वेरिएबल फॉर एम्पेरिकल रिसर्च। तो एम्पेरिकल रिसर्च के लिए आप कैसे वेरिएबल को ऑपरेशनलाइज करते हो, या फिर इसमें पूछा है क्या इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब इस लाइन का मीनिंग क्या है। डिफाइनिंग वेरिएबल इनटू मेजरेबल फैक्टर्स, जब हम वेरिएबल्स को मेजरेबल फैक्टर्स में डिफाइन कर दे कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, और इसको हम ऐसे ऐसे मेजर करेंगे। ठीक है, इसकी मेजरेबिलिटी हमने बता दी, तो उसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है ये, टू ऑपरेशनलाइज अ वेरिएबल फॉर एम्पेरिकल रिसर्च। सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट मेजर्स, तो सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट जो होता है वो क्या मेजर करता है? ट्रू पॉजिटिव्स। तो हम जो ज़्यादातर जो पॉजिटिव लोग होते हैं या जो सच्चे लोग होते हैं, और पॉजिटिव होते हैं और सच्चे भी होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे याद रख लो, ये ट्रिक है इसको याद रखने की, कि सेंसिटिविटी क्या होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव और सच्चे लोग होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट मेजर ट्रू पॉजिटिव्स, इसको मैं रब कर देती हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पैरामीटर्स मैंने बताया था पॉपुलेशन होता है, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सैंपल होता है। अ रिसर्चर हैज़ ऑब्टेन्ड अ सेट ऑफ डाटा हैविंग वैल्यूज़ 1 4 ये फाइंड आउट द मोड। मोड होती है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है एक सेट ऑफ डाटा में। तो 4 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा बारी यही नंबर रिपीट हो रहा है इस पूरे सेट में, तो 4 इज़ अ मोड। जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टर्म हो वो मोड होती है। A researcher wishing to draw a sample from sequentially numbered houses uses a random starting point। तो उसने कोई भी एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ कर लिया, ये इतने सारे पॉइंट्स से यही यूज़ कर लिया मान लो, एंड देन सिलेक्ट्स एवरी 6th हाउस। तो उसने ये एक हाउस सिलेक्ट किया और उसके बाद हर 5 घर छोड़ के वो छठा घर सिलेक्ट कर लेता था, फिर 5 छोड़ के हर छठा घर सिलेक्ट कर लेता था। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कि वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जा रहा है। विलिंगनेस ऑफ स्टडी, एक सेकेंड, ओके, विलिंगनेस ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी इज ऑब्टेन्ड बाय इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो जो पार्टिसिपेंट है, जो जिसने हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया है, जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जो हमारा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होगा? उसकी विलिंगनेस का सीधा सीधा मतलब है इन्फॉर्म्ड कंसेंट से, कि आप उसको जो भी चीज़ करो बता के करो। ठीक है, कि आपका पर्पस ऑफ द रिसर्च क्या है, हम आपका पार्टिसिपेंट रिसर्च है, ऐसा। स्टडी द गिवन ग्राफ के क्वेश्चंस आ गए, ये सिर्फ ये तो ईजी होते हैं, देख के सॉल्व हो जाते हैं। टाइप 2 एरर अकर्स इफ, तो टाइप 2 एरर कब होगा? जब मैंने आपको बताया नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड इवन दो इट इज़ फॉल्स, मतलब वो झूठ था और झूठ को हमने सच मान लिया, तो ये क्या है? टाइप 2 एरर है। झूठ को सच मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, फॉल्स को एक्सेप्ट कर लेना, वो क्या है? टाइप 2। लेकिन हम झूठ को सच मान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हम धोखा मिल जाएगा और क्या ही होगा। लेकिन अगर हमने सच को गलत साबित कर दिया कि हमको किसी ने सच बताया था, लेकिन हमने सोचा ये झूठ है और हम उससे अलग हो गए कि यार नहीं ये तो झूठा आदमी है, लेकिन वो सच बोल रहा था बेचारा, तो ये क्या हो गया? हमारा ज़्यादा बड़ा एरर हो गया ना, कि हमने एक सच्चे इंसान को खो दिया इन कंपैरिजन कि हमने झूठे को मान लिया। क्वेश्चन 22,
व्हेन हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशन, जब हम एक हाइपोथेसिस बनाया हमने, ठीक है, और हमने बोला इस सिचुएशन और इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और अगर कोई रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है तो वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाता है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप बन रहा है दो के बीच में तो है ऑल्टरनेटिव, नल मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है, तो मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस। 23 द सैम्पलिंग टेक्निक बेस्ड ऑन द रेफरल सिस्टम ऑफ रिस्पोंडेंट इज नोन एज, तो वो होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग मैंने आपको समझाया, एक ड्रग एडिक्टर है, ठीक है, तो आपको अगर ड्रग डीलर को ढूंढना है, राइट, तो आप कैसे पहुंचोगे इस आदमी तक? जो बंदा ड्रग्स लेता है पहले आप उसके पास जाओगे, फिर वो बताएगा कि मुझे ड्रग्स यहाँ से मिले, उसको रेफ़र करेगा वो, फिर ये बंदा आगे एक और पर्सन को रेफ़र करेगा कि मेरे को यहाँ से मिला था, फिर ये आगे रेफ़र करेगा और हम ऐसे करके बॉस के पास पहुँच जाएंगे कि जो मेन सप्लायर है ड्रग्स का। तो ये रेफरल सिस्टम होता है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग या MLM वगैरह में भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये होता है रेफरल सिस्टम, एक को रेफ़र करो, या पेटीएम वगैरह में भी आता है, अगर इसको रेफ़र करोगे तो आपको इतना ये मिलेगा। तो ये मान के चलो क्या है, स्नो बॉल सैम्पलिंग है, कि ऐसे स्नो है, स्नो की बॉल्स है और ऐसे ऐसे वो गिरती जा रही है एक तरफ, ऐसे ऐसे गिर रही है स्नो बॉल्स। द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल इज़ इन साइंटिफिक जर्नल इज़, तो जब हम साइंटिफिक जर्नल होता है उसमें जो रिसर्च आर्टिकल होता है उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने कभी जर्नल पढ़ा होगा और आपने उसमें कोई आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखे होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, डिस्कशन में ही रिजल्ट की बात होती है और इसमें आप अपने खुद के व्यू पॉइंट्स दे सकते हो, फिर कंक्लूजन और लास्ट में रेफरेंसेस, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, आई एम, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंस। लास्ट के दो याद हो गए, पहले के दो याद रख लो, बीच का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, आई एम, तो आई एम मेथोडोलॉजी, आई एम रिजल्ट, ऐसे कर लो, मैं रिजल्ट हूँ, और लास्ट में रिजल्ट के बाद कंक्लूजन और रेफरेंसेस, CR। तो ये किसका फॉर्मेट था? आर्टिकल का फॉर्मेट था साइंटिफिक रिसर्च जर्नल में, जब हम आर्टिकल पब्लिश कराते हैं। 0.05 अल्फ़ा, एक है अल्फ़ा बीटा गामा, सुना होगा आपने, अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज़ 0.05, ठीक है। 0.05 अगर हो हमारी वैल्यू तो इसका मतलब है वो टाइप 1 एरर है, और 9.5 से ऊपर हो तो वो टाइप 2 होता है, या टाइप 2 होता है, गैस एक बारी पक्का कर लेना। इन रिसर्च मेथड टर्मिनोलॉजी द एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो रिसर्च टर्मिनोलॉजी मतलब सिंपल सा है यहाँ पे कीवर्ड, ठीक है। या रिसर्च में एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को की डेफिनेशन बताओ, सिंपल सा पूछा एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल वेरिएबल मतलब सेवरल फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन अ रियल लाइफ सिचुएशन दैट इज़ नॉट मेजर्ड इन द स्टडी में अफेक्ट चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमने जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हमने सोचा नहीं था कि ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं कि जो हमारी स्टडी को ना चाहते हुए भी अफेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस ले आते हैं। वो एक्स्ट्रा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस ले आते हैं, यानी कि डिपेंडेंट मैंने बताया था ना, प्लांट क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसमें चेंजेस आ जाए किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल की वजह से जो हमने सोची भी ना हो। बोलते हैं ना जोगेंद्र थारा भाई ऐसा करेगा कि तुमने सोची भी ना हो, वैसा वाला। सैम्पल मीन्स तो वो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, मतलब एक तरीके से। सैम्पल मीन्स आर पॉइंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, तो जो सैम्पल मीन्स होते हैं वो पॉइंट होता है एक तरीके से जिसमें हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या नहीं है। तो पहले तो देख लो, कोटा सैम्पलिंग है, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है। क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी कराया था मैंने, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड, रैंडम, ये सारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। और बाकी जो बची नॉन प्रोबेबिलिटी थी, ये तीनों जो कोटा, स्नोबॉल और कन्वीनियंस। तो नॉट पूछा था इसलिए हमने क्लस्टर सैम्पलिंग हमारा आंसर था। Question number 29. Dash are errors that can be attributed to sources other than sampling and they can be random or non-random. तो कौन से एरर होते हैं जो रैंडम भी हो सकते हैं, नॉन रैंडम भी हो सकते हैं? तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं जो कि रैंडम और नॉन रैंडम दोनों हो सकते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर, क्या याद रखो, नॉन सैम्पलिंग एरर, जो कि सैम्पल पे, जो एरर सैम्पल के बेसिस पे ना हुआ हो वो नॉन सैम्पलिंग होता है, और जो सैम्पल की वजह से एरर हुआ हो तो वो सैम्पलिंग होता है। तो रैंडम और नॉन रैंडम नॉन सैम्पलिंग होते हैं। स्पूरियस रिलेशनशिप बिटवीन दो वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में कोई स्पूरियस रिलेशनशिप है, मिथ्या संबंध है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अ रिलेशनशिप दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बिकॉज ईच वेरिएबल इज रिलेटेड टू द थर्ड वन। तो दो
वेरिएबल्स के बीच का स्पूरियस रिलेशनशिप है। अगर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ट्रू है, वो ट्रू इसलिए है क्योंकि जो थर्ड वेरिएबल है वो उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, मतलब जो लव ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। इन दोनों का बीच का रिलेशनशिप अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें तीसरा जो फैक्टर है, जो मेडिएटर है, वो उसमें इन्वॉल्व है, नहीं तो इनका रिलेशनशिप ट्रू नहीं रहता, फॉल्स हो जाता, ख़राब हो जाता। तो ये थर्ड किसी तीसरे बंदे की वजह से आपके दोनों का रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है, तो वो होता है हमारा स्पूरियस रिलेशनशिप। क्या होता है? स्पूरियस। इफ़ यू हैड z स्कोर ऑफ 2.33 दिस वुड टेल यू दैट, अब इस क्वेश्चन से आपको पता रखना है कि हमें इनकी वैल्यूज़ के भी पॉइंट्स वाला है कि ये क्या होते हैं। अल्फ़ा का मतलब टाइप 1 एरर है, कितनी वैल्यू पे टाइप 2 एरर होता है, या अगर z स्कोर हमारा 2.33 हो तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप इनमें से पता लगा लो और इसमें से 4-5 क्वेश्चन आप अलग से बना लो इनके अराउंड, ठीक है। तो योर स्कोर वॉज 2.33 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। इसका z स्कोर अगर 2.33 आया है तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अब मीन से ऊपर है, ठीक है। मीन की वैल्यू कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा आई है, इसलिए जो स्कोर है 2.33 है, ठीक है। 2-3 ही वैल्यूज़ होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। तो आप z स्कोर टी टेस्ट और वाई टी टेस्ट z और क्या था एक टी टेस्ट z टेस्ट अनोवा, इन सब के आप स्कोर से याद रख लेना कि कितने स्कोर पे क्या होता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर? तो डिफाइन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ रिव्यू। ये पहली स्टेज होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। सबसे पहले आपको पर्पस डिफाइन करना होता है और फिर उसके बाद स्कोप उस रिव्यू का, मतलब उस लिटरेचर का स्कोप जो आपने पढ़ा है बुक वगैरह। पहले पर्पस ही तो देखोगे ना, क्या पर्पस है कि मैंने ये वाली बुक क्यों पढ़ी, बट फिर ओवरव्यू दोगे उसके बारे में। मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होता है वो होलिस्टिक रिसर्च के लिए होता है। बहुत बारी ये क्वेश्चन आया है। इंट्रा डिसिप्लिनरी हो, इंट्रा मतलब सिर्फ अपने ही फील्ड में, विद इन, ठीक है। आपका एक ये पॉलिटिकल साइंस है, इसी के अंदर रिसर्च हो रही है, इसके बाहर नहीं जाएगी, तो वो इंट्रा डिसिप्लिनरी। और इंटर डिसिप्लिनरी है मतलब कि आप हर फैक्टर, हर सोशल साइंस, हर साइंस का आप कवर कर रहे हो उस रिसर्च को करने के लिए, तो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच निकल कर आएगा। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो इंटरडिसिप्लिनरी का है। किसका? इंटरडिसिप्लिनरी। तो इंटरडिसिप्लिनरी का ये याद रखो होलिस्टिक, और इंट्रा का ये वाला याद रखो सिंगल सब्जेक्ट इन द रिसर्च डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अ रेफरेंस मैनेजर? एंड नोट। एंड नोट इज अ रेफरेंस मैनेजर। याद आ गया कि आप किसको रेफर कर रहे हो? जेम्स को। जेम्स का आते हैं सभी। अब जेम्स से याद आया ZEM, ठीक है। मेंडले, जीरोथा और एंड नोट, ये होगा रेफरेंस मैनेजर हमारे तीनों। हमने पिछले क्वेश्चन में याद किया और दोबारा ये रिपीट हो गया। 2021 का ही दूसरा सेट है, उसमें आया है। तो डैप, क्रोनिक्स और ADMB, ये आपकी डेफिनेशन आपको अलग से पढ़नी है इन तीनों की, और ये याद रखना है कि ये तीनों रेफरेंस मैनेजर नहीं है। तो फिर ये क्या है? वो आपका होमवर्क है। अ मेजर ऑफ सिमेट्री और असिमेट्री ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल होता है, मतलब आपको पता होता है सिस्टमैटिक वे में। असिमेट्री यानी कि ऐसे 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 ऐसे, कभी है कभी कम है कभी बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे, तो वो असिमेट्रिकल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस बोलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मेजर होता है स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, ये होता है स्क्यूड, मतलब झुका हुआ, तिरछापन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च? क्रिटिकल यानी कि महत्वपूर्ण। यहाँ पे वो क्रिटिसाइज वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो डाटा को कलेक्ट करना विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया था जब मैं पॉल साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, तो उसमें मैंने गलती से आपको टॉप डाउन स्कीमेटिक बोल दिया था, तो वो गलत था। बॉटम अप अप्रोच होता है क्वालिटेटिव, मैंने वहाँ पे क्वान्टिटेटिव पढ़ लिया था गलती से। तो बॉटम अप अप्रोच इज़ अ क्वालिटेटिव अप्रोच। तो ऐसे याद रखो ना, ऐसे जाता है ऐसे। तो जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्वांटिटेटिव है, यहाँ पे QD डिडक्टिव है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे Q और I क्वालिटेटिव इंडक्टेड, ठीक है। नीचे से ऊपर मतलब बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस किस में होते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च में बॉटम अप होता है। विच आर द फॉलोइंग इज अ प्लेजरिज्म चेकिंग टूल? तो आइथिंटेटिक इससे हम प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। टर्निटिन होता है, उर्कुंड है, वैसे ही आइथिंटेटिक भी है, ठीक है। स्कोपस तो जनरल हो गया, इंडेक्स जनरल पब्लिक और सेड, ये आपको याद, ये इसकी भी डेफिनेशन एक बार देख लेना। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप क्या है? रिसर्च डिज़ाइन बनाना।
तीसरा स्टेप क्या है, डाटा कलेक्ट करना, और फिर क्या है, डाटा को एनालाइज करना, और फिर कंक्लूजन देना, रेफरेंस बाइब्लियोग्राफी। तो पहला स्टेप है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या चल रही है सोसाइटी में जिसके बारे में हमें रिसर्च करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कलेक्शन मेथड इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड यूज़ नहीं होता बेसिकली। तो क्वेश्चनएयर जो है क्वांटिटेटिव में यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर क्या वहीं होता है ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चनएयर क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं हम, क्वेश्चनएयर बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन फोकस ग्रुप्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता तो वो भी क्वांटिटेटिव का पार्ट होता, सर्वे भी क्वांटिटेटिव का पार्ट होता है, क्वेश्चनएयर भी। लेकिन फोकस ग्रुप, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। सेमी स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपने ऑर्डर में तैयार करके आए थे क्वेश्चंस, पर आपने जैसा उसका आंसर मिला आपने उस हिसाब से क्वेश्चन चेंज कर दिया। कि अगर उसने सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले में ही दे दिया गलती से, मान लो जब आपने उससे कुछ पूछा ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो आप फिर ऑर्डर में नहीं पूछोगे, फिर आप उसके आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछने लग जाते हो स्ट्रक्चर्ड वे में। तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन का पार्ट है। आइडिया जनरेशन बाय 2 और मोर पीपल थिंकिंग एज फ्रीली एज पॉसिबल इज फॉर्मली नोज एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ सोचते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। कि आपकी क्लास में कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर हुआ होगा, या मैं अपनी कभी कभी जो ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं हम आपस में जब मैं पढ़ा रही होती है तो हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि हम अलग अलग फैक्टर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम अपने सारे दरवाजे खोल देते हैं दिमाग के, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि, और वो फ्री होता है, ठीक है, फ्रीली एज मच एज पॉसिबल आपको सोचना है। फिर आपको ये नहीं सोचना गलत है या सही है, बस आप सोचो और बहुत सारे आइडियाज़ एक जगह लिख लो, तो वो होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आ गए फिर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं ये, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने एंड तक देखा, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। प्लीज़ आप इस चैनल को learningmantra.pb को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे मैं आपको ट्रिक्स के साथ अलग अलग वीडियोस में बढ़ाती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा, और बाकी जो क्विजेज़ और पोल्स होते हैं, पेपर 1 के लिए भी क्विजेज़ एंड पोल्स होते हैं, रिसर्च के लिए भी क्विजेज़ एंड पोल्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉल साइंस की हो तभी ज्वाइन करना है, वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें अलग अलग तरीके के पेपर 1 के आपको बहुत सारे 31 सेट्स मिल जाएंगे, सिर्फ रिसर्च के नहीं, टीचिंग के, कम्युनिकेशन के, लॉजिकल रीजनिंग, हर चीज़ के 31 सेट्स। मतलब क्या, 31 सेट्स यानी कि जो अलग अलग कोर्सेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, 31 सब्जेक्ट होते हैं टोटल UGC नेट में, उसमें जितने भी PYQs आए हैं पेपर 1 से, वो सब मैंने एक जगह कंबाइन करके अवेलेबल करा दिए हैं, तो वो आप देख सकते हो। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। सो मैं आ गई आपके सामने फिर से, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड तक आपने देखा वीडियो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगे तो डू कमेंट, एंड इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मेरा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, learningmantra.vb, और प्लस इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाता है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो भी, प्लस वहाँ पे मैं क्विज़ भी करवाती हूँ, पोल्स भी डालती हूँ, रिसर्च मेथडोलॉजी हो गया या कोई भी क्वेश्चंस हो गए उससे रिलेटेड क्विज वगैरह रोज कुछ ना कुछ आती हैं। प्लस मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट है यूट्यूब का, उस पर भी मैं कुछ ना कुछ रोज करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्विज डालती हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डालती हूँ। तो अभी मेरी करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज़ था वो मैंने स्टॉप कर रखा है, क्योंकि अभी PhD एंट्रेंस को सिर्फ 1 महीना बचा है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। सो करंट अफेयर्स भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए करंट अफेयर्स के लिए हम कम्युनिटी पोस्ट या क्विज वगैरह से सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड डू सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।